हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। तो आज हम लोग एनर्जी का ही टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा सा न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानेंगे। फिर क्या बोलते हैं, एनर्जी से रिलेटेड जितने भी करंट अपडेट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग को पता ही है, जैसे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया है, आज एनर्जी भी हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी प्लस करंट अफेयर्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्पेस टेक में आएंगे, फिर नैनोटेक होगा, रोबोटिक्स होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा देख लेंगे हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी लास्ट में देखेंगे। ठीक है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस बार साइंस एंड टेक से क्वेश्चन सरप्राइज कर देंगे। तो अगर आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी चैनल में आपको साइंस एंड टेक के जितने भी टॉपिक्स हैं विद करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट मिलेगी। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज टॉपिक्स हम लोग का क्या क्या होगा। ये टॉपिक हम लोग का स्टैटिक होगा। ये टॉपिक जो है हम लोग का स्टैटिक होगा, देख लीजिएगा आप। न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का, फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या है, न्यूक्लियर विजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट क्या है, ये सारा हम लोग देखेंगे। ये सारा स्टैटिक है। उसके बाद हम लोग ओवरऑल एनर्जी का जो है, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2, जो पार्ट 1 में पढ़े थे ना हम लोग, सीएनजी, एलएनजी, ये सारा बायोफ्यूल्स पढ़े थे ना, तो वो सारा चीज़ों को मिला करके ये एनर्जी मतलब पूरा एनर्जी टॉपिक से ये सारे करंट अफेयर्स हैं। ठीक है। और ये सारे करंट अफेयर्स को भी हम लोग आज करेंगे डिस्कस। ठीक है। तो चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए कि आप लोग बहुत बोल रहे थे भाई कि शेड्यूल कब है, कैसा है, प्लानर क्या है। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने डिज़ाइन कर दिया है 13 अक्टूबर को पहला टेस्ट होगा आपका संडे को, फिर 20 अक्टूबर को होगा, फिर संडे होगा, 27 अक्टूबर को होगा, संडे होगा। ठीक है। लेकिन इसमें चेंजेस पॉसिबल है। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट होगा कि नहीं सर कुछ चेंजेस कीजिए, तो हम लोग देखेंगे इस पर, आप कमेंट पे कर दीजिएगा। तो इसको अवेल करने के लिए ना आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल लिंक मिलेगा, गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसको आप ऐसे करके भर दीजिएगा, फिर सबमिट कर दीजिएगा, आप इसमें इनरोल हो जाइएगा। जब भी 13 अक्टूबर से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा प्रॉपर कि कब क्या कैसे टेस्ट होना है, कैसे आपको टेस्ट लिया जाएगा, वो सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डिस्कशन की तरफ। सबसे पहले देखिएगा, डिस्कशन में है ना, आज मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। कल से मेरी तबीयत ख़राब है। तो हुआ क्या है ना कि ठीक है, लोगों ने कमेंट भी किया है कि सर साइंस एंड टेक को कंटिन्यू कीजिए, तो मैं सोचा कि कर देता हूँ आज न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब एटलीस्ट एनर्जी तो कंप्लीट कर देता हूँ, फिर स्पेस टेक पढ़ा दूँगा। देखते हैं सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी होता क्या है। तो जानते हैं पहले कि इसका सोर्सेस क्या है। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो सोर्सेस है ना, वो क्या है, यूरेनियम है, थोरियम है और प्लूटोनियम है। ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो है ये 2 टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव में क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, आप तो सोचिए कि न्यूक्लियर एनर्जी से अगर हम लोग एनर्जी ये कर दें, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर लें, जिससे कि एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो जितने भी सारा चीज़ देख रहे हैं ना आप, गाड़ी, ट्रेन, सारा चीज़, अगर हम लोग उस जगह, गाड़ी, ट्रेन, जितना भी चीज़ को आप देखिएगा सब में एनर्जी लगती है। तो अगर उसको हम रिप्लेस करके न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ चले जाएँ तो हमारा कितना एनर्जी बच जाएगा। मतलब हम लोग कोल वोल पे हम लोग को ज़्यादा ये नहीं होना पड़ेगा, राइट, डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग इसका डिस्ट्रक्टिव क्या है। तो डिस्ट्रक्टिव जो आप लोग हमेशा जानते होंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब, ठीक है, ये सारा चीज़ जो है इसका डिस्ट्रक्टिव है। अब देखते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है किस टाइप से वर्क करती है। तो ये 2 टाइप से वर्क करती है, एक होती है आपका फिजन और दूसरा होता है फ्यूज़न। हम लोग देखेंगे अभी आगे की स्लाइड में डिटेल से। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है और क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन। तो फ्यूज़न में क्या होता है ना कि लार्ज एटम को, मान के चलिए कि बहुत बड़ा एटम है, ऐसे बड़ा एटम है, उसको ना छोटा छोटा एटम में कन्वर्ट किया जाता है, छोटा छोटा एटम में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर इसके बाद हीट या एनर्जी निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, हीट या एनर्जी निकाला जाता है। देखिए, ये वाला है आपका, उसका वो क्या नाम है, इसका रिएक्शन है। इसमें क्या डालते हैं, यूरेनियम 92 डालते हैं, फिर न्यूट्रॉन, फिर आता है क्या, बेरियम आता है, क्रिप्टन आता है, ऐसे करके हीट एनर्जी होती है। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है ना, ये हम लोग को इतना ध्यान में नहीं रखना है, ये सिर्फ ध्यान में रखिएगा कि कौन सा यूज़ होता है। तो U92 यूज़ होता है, U92, यूरेनियम 92। देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न का जो एग्जाम्पल है ना, फ्यूज़न है यहाँ पर, क्या है, फ्यूज़न का एग्जाम्पल क्या है, एटम बम, न्यूक्लियर एनर्जी। देखिए, एटम बम भी है और न्यूक्लियर एनर्जी भी है, जिससे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है ना कि ये हीट को कम जनरेट करती है। कितना कम कर, मगर हीट जनरेट कम करेगी तो
एनर्जी भी कम होगी, राइट। हीट और एनर्जी तो यहाँ पर सेम ही दिखाया गया है, अगर हीट कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। लेकिन इसमें एक और भी नुकसान है, ये है ना, न्यूक्लियर वेस्ट बहुत ज़्यादा निकालती है। न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, अब आपको बताएंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट से हम लोग कैसे चीज़ें कर सकते हैं, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अब उसके बाद देखते हैं कि इसमें ना एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। लेकिन फ्यूज़न में क्या होता है ना, फ्यूज़न में होता है कि पहले स्मॉल 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 मतलब ऑपोजिट हो जाता है, स्मॉल को बड़ा करके इतना में लेके आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हीट और एनर्जी, जिस तरह से होता है हीट और एनर्जी करते हैं डेवलप। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन को ये करके हीलियम बनाया जाता है, फिर उससे हीट एनर्जी मिलता है। तो इसमें होता क्या है ना, इसका जो एग्जाम्पल है वो पता क्या क्या है, वो है कि सोलर एनर्जी। आप सन में देखते हैं, सन का जो इतना हीट है या एनर्जी है वो कैसे है, तो सन की जो हीट है ना वो इसी मैकेनिज्म पे वर्क करती है। कौन सा मैकेनिज्म पे, इसी मैकेनिज्म पे वर्क करती है। इसके बाद आपका हाइड्रोजन बम का आप नाम सुने होंगे, यहीं पर है। आर्टिफिशियल सन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है आर्टिफिशियल सन, चाइना और इंडिया क्या क्या कर रही है डेवलप, वो देखेंगे हम लोग कि आर्टिफिशियल सन क्या होता है। फिर देखते हैं हम लोग हीट जो है, हीट इसमें ज़्यादा होता है, ये बेनिफिट है, समझ गए, इसमें पॉजिटिव चीज़ है। और दूसरा पॉजिटिव क्या है कि इसमें न्यूक्लियर वेस्ट बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, या नहीं होता है, आप नहीं मान लीजिए ना, नहीं होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन है, मतलब इसको हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ तो गलत लिखा गया है, यहाँ अनकंट्रोल्ड होगा भाई, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है ये, क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन, ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, इसमें कंट्रोल ही नहीं होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग का इंडिया का ना एक प्रोग्राम है, इंडिया का क्या प्रोग्राम है कि न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कैसे हम लोग, मतलब हम लोग का क्या प्रोग्राम है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के। तो देखिएगा न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कौन सा इस पे बेस्ड है, वो है फ्यूजन पे। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकती है कि न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड है या न्यूक्लियर फ्यूज़न पे बेस्ड है। तो आप याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न पे बेस्ड है, ये क्या है, फ्यूज़न पे बेस्ड। अब फ्यूज़न आप जानते होंगे क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है, ये भी पता है आपको। और क्या क्या है, इसमें एनर्जी ज़्यादा आती है और वेस्ट कम होता है, लेकिन ये अनकंट्रोल्ड होता है। और ये आर्टिफिशियल सन, सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन बम, ये सारा चीज़ जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न में ही आता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च कौन किया। आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, तो भाई इसको जो है ना, होमी जहांगीर बाबा का नाम सुने हैं आप, होमी जहांगीर बाबा, बाबा नहीं भाई, बाबा नहीं, भाभा, होमी जहांगीर भाभा जो है ये 1954 के आसपास इस प्रोग्राम को मतलब वो किए थे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि इसमें स्टेजेस हैं, ओके। फर्स्ट स्टेज कि इसमें बहुत डीप है, इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत डीप है, लेकिन हम लोग को देखना नहीं है। आप अगर क्यूरियोसिटी आपके अंदर है तो आप जाइएगा, गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। लेकिन फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज देखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ देखते हैं। इसमें 3-4 चीज़ वर्क करती है, जैसे कि फ्यूल क्या होगा। उसके बाद आता है आपका मॉडरेटर, इसको हम लोग एम से ये करेंगे, एम। उसके बाद आएगा आपका कूलेंट, ये सी से होगा। उसके बाद आएगा आपका रिएक्टर, आर से हम लोग डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है ना, फर्स्ट स्टेज जो है वो आता कब है आपका 70-80 में आता है, ये आप लोग जानना नहीं है वैसे। और इसमें क्या होता है ना कि यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगर आप वो देखिएगा, क्या नाम है, फ्यूल देखिएगा तो इसमें होगा यूरेनियम, क्या होगा, यूरेनियम। और अगर इसमें मॉडरेटर देखिए, अच्छा हाँ एक सेकेंड, इससे पहले थोड़ा सा फ्यूल और मॉडरेटर देखिए। फ्यूल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि भाई फ्यूल दे करके एनर्जी दिया जाता है। मॉडरेटर क्या करती है ना, मॉडरेटर जो है न्यूट्रॉन का जो स्पीड होता है, स्पीड उसको जो है ना स्लो डाउन करता है। क्या करता है, स्लो डाउन करता है। इसका नाम क्या है, मॉडरेटर। आप मॉडरेटर नाम से भी जानते होंगे। उसके बाद आता है आपका कूलेंट का मतलब जानते होंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर से लग रहा है टाइप से। तो ये जो है ना, ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। क्या रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। क्या रखता है, टेम्परेचर को। और रिएक्टर के बारे में आपको पता ही होगा, रिएक्टर मतलब रिएक्ट कैसे, कौन रिएक्ट करवा रहा है, वो सारा चीज़ है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट स्टेज में जो है ना, फर्स्ट स्टेज में फ्यूल क्या है, फ्यूल है आपका यूरेनियम। और मॉडरेटर क्या होगा, मॉडरेटर में होता है हमेशा हेवी वाटर या DTO,
DTO, ठीक है। इसके बाद आपका अगर कूलेंट देखेंगे इसमें, तो कूलेंट क्या होगा, इसमें कूलेंट भी जो है वो हेवी वाटर और DTO ही होता है। और इसमें रिएक्टर क्या होता है, अब बोलिएगा भाई रिएक्टर क्या होता है, तो रिएक्टर जो है वो PHWR होता है। PHWR किसको बोलते हैं, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्शन। अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्शन, PHWR। उसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में फ्यूल क्या है। सेकेंड स्टेज में आपका फ्यूल है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। इसका मॉडरेटर क्या होता है, इसका इसका जो क्या बोलते हैं मॉडरेटर होता है, वो कभी कभी ही यूज़ होता है, तो हम लोग उतना नहीं देखते हैं, रेयरली यूज होता है ये मॉडरेटर। लेकिन इसमें जो कूलेंट होता है ना, कूलेंट होता है वो सोडियम होता है। क्या होता है, लिक्विड सोडियम। कौन सा, लिक्विड सोडियम होता है। उसके बाद इसका रिएक्टर क्या होगा भाई, आप बोलिएगा रिएक्टर सर, तो इसमें ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है इसको, ब्रीडर रिएक्टर। ये हम लोग को उतना जानना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि होमी, जहांगीर, भाभा, फिजन, ये सब सारा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट। कि फ्यूल क्या होता है, मॉडरेटर क्या होता है, कूलेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, मैं बता भी दिया हूँ। उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है ना कि फ्यूल हम लोग, एक सेकेंड सॉरी यार, मतलब स्क्रीन टच हो गया। फ्यूल थर्ड स्टेज में जो है फ्यूल क्या होता है आपका, होता है थोरियम। अभी थोरियम के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे क्या होता है। मॉडरेटर जो होता है, मॉडरेटर होता है आपका लाइट वेट का जो वाटर होता है, लाइट वाटर वो होता है। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे हेवी वाटर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या था, हेवी वाटर था, यहाँ पे लाइट वाटर। इसके बाद आपका कूलेंट जो है, इसमें क्या होता है, कूलेंट होता है आपका हेवी वाटर। उसके बाद आपका ब्रीडर क्या होता है, रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर होता है आपका AHWR। क्या AHWR का मतलब क्या होता है, देखिए PHWR का मतलब क्या था, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्शन। लेकिन AHWR में क्या है, AHWR का मतलब है एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो देखते हैं हम लोग अब थोड़ा सा थोरियम के बारे में जानते हैं। थोरियम के बारे में, कलर चेंज करता हूँ पहले, थोरियम के बारे में जानते हैं। थोरियम जो है ना, ये मोनाजाइट सॉइल में मिलता है। कहाँ मिलता है, मोनाजाइट सॉइल में मिलता है। कहाँ मिलता है, मोनाजाइट सॉइल में। और ये कहाँ सबसे ज़्यादा अवेलेबल कहाँ है, अवेलेबल है आपका कोस्टल वाले रीजन में होता है, ठीक है। और अगर आप थोरियम इन रॉ देखिएगा, अगर रॉ मतलब थोरियम कहाँ मिलता है, डायरेक्ट थोरियम कहाँ मिलता है, तो आपका केरला जो है ना, केरला में ज़्यादा मिलता है, ठीक है, केरला में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि कोस्टल में पूरा मोनाजाइट सॉइल मिलता है, तो मोनाजाइट सॉइल में जो है वो थोरियम पाया जाता है, तो हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा, थोरियम जो है ना वो रेयर अर्थ मेटल है, याद रखिएगा इस चीज़ को, रेयर अर्थ मेटल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अब बोलिएगा सर कि थोरियम से हम लोग कैसे एनर्जी करेंगे जनरेट, तो भाई कुछ नहीं है, इसमें बीटा एक होता है, बीटा ट्रांसम्यूटेशन होता है। एक यार मुझे खांसी भी हो रही है, कफ भी हो रही है। तो क्या है ना इसमें कि क्या बोल रहा था मैं, कि इसमें कैसे करता है थोरियम को, कैसे वो करता है कंटिन्यू, थोरियम को कैसे हम लोग लेके आते हैं मोनाजाइट सॉइल से, यूरेनियम कैसे बनाते हैं, तो हम लोग करते हैं बीटा जो है बीटा ट्रांसम्यूटेशन करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, ये हो गया इतना ही, इतने से ज़्यादा हम लोग को जानना नहीं है कुछ। तो अब हम लोग चलते हैं, अच्छा यार यहाँ पे पेज खाली भी था, मैं ध्यान ही नहीं दिया। चलिए देखते हैं हम लोग अब न्यूक्लियर विज़न ऑफ इंडिया में, कि न्यूक्लियर विज़न ऑफ इंडिया क्या क्या है, मतलब कब कौन से साल में हम लोग को कितना एनर्जी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हम लोग का जो न्यूक्लियर विज़न है ना, न्यूक्लियर विज़न NV से हम लोग ये करते हैं। न्यूक्लियर विज़न हम लोग का जो है 2000 तक क्या था, 20,000 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद आपका NV क्या नाम है उसका, NV 2032 तक क्या था हम लोग का, हो गया 63,000 मेगावाट, ठीक है। उसके बाद NV क्या 50, तो यहाँ पर हम लोग क्या बात किए हैं, 25% ऑफ होल
होल इलेक्ट्रिसिटी, जितना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें उसका 25% जो है वो कहाँ से होगा, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग करेंगे प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन इस न्यूक्लियर एनर्जी में आप बोलिएगा कि सर इसमें कैसे कैसे करेंगे, तो इसका भी डेटा बता देता हूँ। 70% जो है ये आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम से होगा। क्या किससे होगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम से। और 30% जो है ये आपका होगा थोरियम से। थोरियम अभी बताया कि थोरियम से कैसे जनरेट होता है, तो 30% थोरियम और यूरेनियम प्लूटोनियम से 70%, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग को इंटरेस्टिंग बताया था ना उस वक्त कि न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्या होता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट जो है वो होता क्या है, देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट क्या है ना, एक्चुअली हुआ क्या था 1985 में 35 नेशन जो है वो साथ आकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम है ITER। क्या नाम है, ITER। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर, इसका फुल फॉर्म है। तो इसमें होता क्या है ना, ये या किस पे काम करता है याद रखिएगा, फ्यूज़न एक्सपेरिमेंट में इस पे काम करता है। उसके बाद 2006 में क्या होता है, 2006 में 7 नेशन साथ आते हैं और 7 नेशन में आपका कौन कौन है मैं थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ कि 7 नेशन साथ आकर के क्या बनाता है, एक रिसर्च करते हैं। रिसर्च किस पे करते हैं मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। इसमें आता है यूरोपियन यूनियन, इसमें आता है रशिया, ठीक है। उसके बाद आता है USA, फिर आता है आपका जापान, ठीक है, 4 हो गया। इसके बाद आता है आपका चाइना, ठीक है। उसके बाद आता है साउथ कोरिया, और उसके बाद आता है अपना प्यारा भारत, ठीक है। प्यारा भारत भी इसका हिस्सा है। अब हम लोग चलते हैं कि कैसे करके चाइना ने जो है इस चीज़ को यूज़ किया है। चाइना जो है ना एक सूरज बनाया है, क्या बनाया है, आर्टिफिशियल सन बनाया है। कौन, चाइना। क्या बनाया है, आर्टिफिशियल सन। इसका नाम क्या रखा है इन्होंने नाम रखा है सन ईस्ट। क्या नाम रखा है, सन ईस्ट। और ईस्ट का क्या फुल फॉर्म है, एक्सपेरिमेंटली एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक। क्या नाम है, टोकामक। एक्सपेरिमेंटली एडवांस के बाद आपका हो जाएगा सुपर कंडक्टिंग टोकामक। और ये कहाँ हुआ है, एक प्रोविंस है चाइना का जिसका नाम है हेफेई। एक सेकेंड, हेफेई, वहाँ पर इस प्रोविंस में इसको लगाया गया है। और ये जो है ना क्या बोलते हैं, ईस्ट कोर जो है वो सन, इसका नाम क्या है, सन का जो आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है, सन ईस्ट नाम है इसका। इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट क्या है ना कि साउथ कोरिया भी जो है ना वो भी आपका एक आर्टिफिशियल सन बनाया है जिसका नाम है KSTAR, ठीक है। इसमें है, इसका नाम क्या है, कोरिया सुपर कंडक्टिंग। उसके बाद टोकामक एडवांस रिसर्च, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो हो गया हम लोग का न्यूक्लियर फ्यूज़न का सारा, न्यूक्लियर जो है हम लोग का कैसे, हम लोग का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी कैसे बनता है। देखिए हम लोग रिएक्शन पे इसलिए नहीं गए, बहुत डीप हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को शॉर्ट में निकलना है और कवर भी तो करना है सिलेबस को। इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं सवाल। मतलब कूलेंट में जाते हैं कि कौन सा यूज़ होता है, इतना रिएक्शन कैसे स्लो, तो फिर हम लोग आपको लगता है ना केमिस्ट्री पढ़ रहा है, ठीक है। आज थोड़ा बेयर कीजिएगा मेरे साथ, मतलब आपको बहुत टॉलरेट करना होगा। आज मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब है भाई, खांसी वासी हो रही है रह के। तो चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्या है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो देखिएगा आपको एविएशन का मतलब पता है ना भाई, जो मतलब एविएशन का मतलब को पता ही होगा कि हवाई जहाज़ के लिए जो है
ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, नेशनल बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी ये जो है 1960 में एक कमेटी बनाया था, और जिसका कौन था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका कौन मिनिस्ट्री है, ये है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें टारगेट क्या था। भाई इसका कुछ तो कुछ टारगेट होगा, ठीक है। तो इसका टारगेट क्या था, टारगेट था आपका कि SAF को जो है ना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसी को हम लोग SAF बोलते हैं। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को जो है हम लोग एविएशन टरबाइन से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम लोग जहाज़ को चलवाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ICAO। क्या है? ICAO, इसका फुल फॉर्म है, लिख लीजिएगा आप लोग, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका ये नोट कर लीजिएगा, मैं इतना लिख नहीं पाऊँगा, तबीयत ख़राब है थोड़ी सी। तो ICAO जो है ना, ये क्या करती है, ये बनाती है रूल्स। किसका रूल्स बनाती है कि एविएशन सेक्टर में कैसे कैसे करके कौन सा जहाज़, क्या ट्रैफिक है, ये सारा चीज़ यही देखती है, ठीक है। उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैसे सेफ़ बनाया जाए, और इन्वायरमेंट को देखते हुए कैसे सेफ़ बनाया जाए, इन्वायरमेंट को देखते हुए कैसे सेफ़ बनाया जाए। तो इसका टारगेट निकल के आया कि 1% SAF जो है वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सबसे पहले दिया जाएगा, फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या होगा कि SAF को जो है, SAF को 2% मिलाया जाएगा, 2% SAF होगा। और कब इसको किसके साथ मिलाया जाएगा, ये 2028 के आसपास का टाइम होगा, और इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट, डोमेस्टिक फ्लाइट सारा होगा, ठीक है। मतलब इसमें जो है ये सारा होगा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है। इसका जो बेनिफिट है वो क्या क्या होगा, बेनिफिट होगा आपका, इसका जो है इमिशन जो है वो कम होगा। आपको पता ही है भाई कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इमिशंस कम होंगे, तो हम लोग का जो इमिशंस कम होंगे, प्रदूषण कम होंगे, तो पर्यावरण सही रहेंगे, इन्वायरमेंट सही रहेगी। उसके बाद आपका जो है कार्बन फुट प्रिंट भी कम होंगे, राइट, वेस्ट रिसाइकल ज़्यादा होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब को ज़्यादा देखना नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए था कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक्चुअली में है क्या। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। आपको फिर एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या है, 1% कहाँ है, 1% SAF कब यूज़ होगा, फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स में, ठीक है। ये कब करेगा ब्लेंडिंग, 2027 में, और ये होगा 2018 में, और यहाँ पे भी फर्स्ट कौन सा फ्लाइट होगा, आपका इंटरनेशनल फ्लाइट्स ही होगी, ठीक है। तो देखते हैं अब देखते हैं हम लोग इंडिया लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। क्या है, स्टोरेज सिस्टम करना है। तो इसमें कुछ नहीं होता है भाई, इसमें ना हम लोग एक मैकेनिज्म को डेवलप कर रहे हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी को जो हम लोग है उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो इसमें है क्या ना, इसका सबसे देख लीजिएगा, इसमें ना मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसका ये है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, याद रखिएगा इस चीज़ को, ये है इनका मतलब, जिसको इसी के अंडर में है। तो ये करता क्या है ना कि पहले बैटरी को चार्ज किया जाता है, ठीक है, फिर बैटरी को चार्ज करके उसके बाद इसको किसी मतलब लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हुआ, सोलर विंड का जो एनर्जी है, इस टाइप का जो एनर्जी होता है ना, इसको हम लोग स्टोरेज मतलब स्टोर करते हैं। फिर हम लोग को जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है ना, छत्तीसगढ़ एक गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो है ये इस एनर्जी को परचेज़ भी करती है, ठीक है, इस एनर्जी को वो परचेज़ करती है। तो इतना ही आपको याद रखना है। इंडिया लार्जेस्ट, यहाँ पे क्या है, इंडिया लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो यहाँ अगर देखिएगा तो ये है आपका राजनंदा गांव है एक, और ये कहाँ है, गांव कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़, CG, एक सेकंड, छत्तीसगढ़ ये है। ये पूछ सकता है कि इंडिया का जो लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो कहाँ है।
छत्तीसगढ़ है। थोड़ा और फैक्ट में जाएगा तो भाई कौन सी जगह में है, तो वो राजनंदा गांव में है, ठीक है। थोड़ा और डेप्थ जाएगा कि भाई कौन सा एनर्जी आता है, कौन सा मतलब इसमें कौन सी एनर्जी का यूज़ होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ओनली रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। और इसका मिनिस्ट्री कौन सा है, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। तो चलते हैं हम लोग अब देखते हैं, हम लोग देखते हैं अब सोडियम आयन बैटरी एंड लिथियम आयन बैटरी में क्या फ़र्क होता है। तो सबसे देखते हैं पहले सोडियम आयन बैटरी होता क्या है। सोडियम आयन बैटरी के बारे में बोला जाता है कि ये सीधा जो आपका आईसी इंजन है ना, अपने अभी हम लोग जो बाइक चलाते हैं आईसी इंजन, इसको सीधा ट्रांसफ़र करके क्या कर देगा, बैटरी व्हीकल बना देगा, बैटरी व्हीकल। तो हम लोग का जितना बाइक है जो आईसी इंजन में है, कार है, वो सारा बैटरी में स्विच हो जाएगा। तो इस पर वर्क कर रही है, इसमें इतना डिटेल जाना नहीं है, बट इसमें हम लोग थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो ये जो है ना, ये सोडियम आयन बैटरी जो है ये बहुत ज़्यादा भारत में मिल सकता है, ठीक है ना। इसको हम लोग कह सकते हैं मोस्ट अबेंटली, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है ना कि इन्वायरमेंट इसमें ज़्यादा फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो चीज़ें यूज़ होती है ना, इंस्ट्रूमेंट, इसमें होती है अल्मोनियम जो काफ़ी चीप है, क्या है, चीप है। उसके बाद जो है इसमें जो है टेम्परेचर रेंज जो है ना, टेम्परेचर रेंज टॉलरेट करने का ये ज़्यादा होता है। इसके बाद ये फास्ट चार्ज होता है, क्या होता है, फास्ट चार्ज होता है, फास्ट चार्ज होता है। और उसके बाद क्या होता है, इतना ही जान लीजिए आप, ठीक है ना। इसके बाद अब यहाँ पर अगर मोस्ट अबेंडेंटली है तो यहाँ पर है लेस, इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पर लेस, चीप जो है यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, कॉस्टली। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि, और यहाँ पर क्या यूज़ होता है, यहाँ पर होता है अल्मोनियम, यहाँ होता है कॉपर यूज़ होगा भाई, तो ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर रेंज जो है ये होता है डाउन, इसमें होता है कम, ठीक है, इसमें टॉलरेट होती है कम। इतना ही हम लोग को याद रखना है। अब एक चीज़ याद रखना है कि लिथियम आयन, सॉरी यहाँ पे आयरन लिख दिया है, ये नहीं होगा, लिथियम आयन होगा। तो इसको जो है ना एक ट्राइंगल बोलते हैं, मतलब लिथियम ट्राइंगल का नाम सुने हैं। तो लिथियम ट्राइंगल कुछ नहीं होता है, वो ये होता है AB और C, ABC। B से होता है बोलीविया, C से होता है चिली, A से होता है अर्जेंटीना, ठीक है। यहाँ 3 जगह जो है वो लिथियम बहुत मिलता है। अभी हाल में जम्मू कश्मीर में भी हम लोग का देखा गया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, आपसे पूछ सकता है कि लिथियम आयन बैटरी के बारे में बताइए कि कौन सा, क्या इसमें कौन सा चीज़ इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, कॉपर का बना होता है कि एल्युमिनियम का बना होता है। हो गया, ऐसे खोल के देखेंगे क्या है भाई, क्या सवाल कर दिया, ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि ये फास्टली चार्ज होता है कि स्लो चार्ज होता है, या फिर आपको पूछ देगा कि सोडियम आयन बैटरी का नाम सुने हैं तो इसमें कौन सा मतलब जो आपका मेटल होता है वो कौन सा यूज़ होता है, ऐसे करके सवाल पूछ सकते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं ग्रेविटी बैटरी। ग्रेविटी बैटरी क्या होता है पता है, मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए आप रह रहे हैं पटना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। तो 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी के टाइम में आप देखते होंगे, आप पटना मत देखिए, पटना तो आप कोई भी, आप मान लीजिए एक सेकंड के, मान लीजिए पूर्णिया में क्या है कि अगर आप थोड़ा सा अगर पूर्णिया के गाँव में जाइएगा, या किशनगंज, अररिया, जो भी आपको शेखपुरा, सासाराम, कहीं भी आप कहीं से भी देख रहे हैं तो आप इसको रिलेट कर पाइएगा कि गर्मी के टाइम में जो है वो लाइट बहुत कट होती है। लाइट कट होती है, क्यों लाइट कट होती है, क्योंकि कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन बहुत हाई होता है, डिमांड बहुत हाई होता है, तो उतना मीट नहीं कर पाती, तो बहुत हाई हो गया भाई, तो ठीक है, ये समझ गए। अब ग्रेविटी बैटरी क्या करती है कि जब डिमांड जो है या कंजम्पशन जब कम रहेगा, जब डिमांड जो है वो कम रहेगा, कंजम्पशन कम रहेगा, तो चीप रहेगा, तो क्या करेंगे कि एक आता है इसमें लगभग आपका 35 टन का जो है ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, उसको क्या करते हैं लोग पहले ऊपर लेके चले जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेट कर दिए, मतलब। और लेके कैसे आते हैं, लेके जाते हैं एनर्जी से ही, इलेक्ट्रिसिटी से ही इसको ऊपर उठा के लेके जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे रख देते हैं। जब क्या होता है ना, ये कब लेके जाते हैं, ये ऊपर तब लेके जाते हैं जब एनर्जी होती है चीप, ठीक है। लेकिन जब अब बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगता है तो इसको नीचे कर देते हैं लोग, अचानक से नीचे गिराते हैं, और उसके फ्रिक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको हम लोग करते हैं स्टोर्ड, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी बैटरी, ठीक है। काफ़ी चीप होता है, याद रखिएगा इसको, ये काफ़ी चीप होता है,
चीप होता है, और उसके बाद आपका क्लीनर होता है, सस्टेनेबल होता है, और उसके बाद इसका क्या बोलते हैं, इसका जो लाइफ स्पैन है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग आते हैं मिनी सोलर ग्रिड पे। मिनी सोलर ग्रिड क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सोलर ग्रिड दो टाइप का होता है, एक होता है ऑफ ग्रिड, एक होता है आपका ऑन ग्रिड। ठीक है, तो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं पहले। देखिए, ऑफ ग्रिड का एग्जांपल है, हम हमारा कभी देखते हैं अपने घर में हम लोग, मान लीजिए कि हम लोग अपना घर में लगाए क्या, सोलर ग्रिड। तो ये सोलर ग्रिड को हम लोग बोलते हैं ऑफ ग्रिड। इसका क्या सीन है, आप अब मान के चलिए आप अपना घर में सोलर ग्रिड लगाए, तो आप क्या उसमें आप पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, इस पर पावर जनरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा कम होगा? पावर जनरेशन जो है वो ज़्यादा होगा कि कम होगा? ये बिल्कुल कम होगा। और दूसरा इसमें क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्ट लॉस होगा। ट्रांसपोर्ट, अगर इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह करती है तो इसमें ट्रांसपोर्ट लॉस होगा? नहीं होगा भाई। क्यों होगा? ऊपर में लगा हुआ है सोलर पैनल, नीचे में आपका इलेक्ट्रिसिटी आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लॉस होगा? नहीं होगा, बहुत कम होगा, बहुत मिनिमम होगा। आप इसको कर सकते हैं मिनिमम होगा। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल आप तो आपको पता ही है कि घर के ऊपर में छत में लगा दिए रूफटॉप, उसको बोलते हैं हम लोग रूफटॉप सोलर। आप घर के ऊपर छत में लगा दिए, वहीं से आपका जो डे टू डे आपका जो ये होता है रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑन ग्रिड क्या होता है, आप देखे होंगे पावर हाउस, देखे हैं पावर हाउस? तो पावर हाउस टाइप से ही क्या होगा, सोलर पैनल जो है इंस्टॉल किया जाएगा। कहाँ? पावर ग्रिड टाइप से कोई एक बहुत बड़ा जगह होगा, वहाँ पर सोलर प्लांट को मतलब इस्टेब्लिश किया जाएगा वहाँ पर उसको, मतलब उसके बाद सोलर पैनल को जब वहाँ पर हम लोग इस्टेब्लिश कर देंगे अच्छे से, तो वहाँ से अब देखिए, मान के चलिए आपका घर है, आपका गांव है 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, वहाँ से आपका घर है 10 किलोमीटर दूर। कितना? 10 किलोमीटर दूर। तो 10 किलोमीटर से दूर से जब आएंगे तो पावर क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट जो है उसमें जो है वेस्ट होगा कि नहीं होगा, बताइए तो? ट्रांसपोर्ट लॉसेस होगा, ऐसे लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट लॉसेस होगा कि नहीं होगा, ये बताइए तो हमको आप। बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा? और अगर ट्रांसपोर्ट लॉसेस होगा, अगर इस बहुत बड़ा प्लांट है, तो इसमें आप देखिएगा पावर जनरेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा, बताइए तो क्या होगा? पावर जनरेशन जो है वो ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, इतना ही हमको याद रखना था इसमें। अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीएम सूर्योदय योजना। तो पीएम सूर्योदय योजना में क्या था ना, 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सोलर रूफटॉप लगाने की बात कही गई है, जिससे हम लोग 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हम लोग करेंगे प्रोड्यूस। ये हम लोग का टारगेट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका एम क्या क्या है, पता है आपको? एम क्या क्या है? एम है इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आए एक हाउस होल्ड का। आप अगर रूफटॉप लगा लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटोमेटिकली कम आएगा, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर कम आएगा तो आप सेल्फ रिलायंस ज़्यादा होइएगा। सेल्फ रिलायंस कि भाई आप अभी देखते हैं ना, पावर हाउस में लाइट कटा दिया, लाइट है ही नहीं, तो आप उस पर डिपेंडेंट है। लेकिन सोलर एनर्जी, एक सेकेंड, तो सेल्फ रिलायंस जो है, तो सेल्फ रिलायंस हो जाएगा। आप पावर मान के चलिए कि आप वो कहीं से आप पावर ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? सोलर प्लांट से, सोलर प्लांट या पावर हाउस से आप लेके आते हैं। तो आपका क्या होता है, जब उनका मन करता है या काट देता है, तो आपको अगर ज़रूरत पड़ रहा है और लाइट नहीं है तो कितना इशू होता है। तो इस पर क्या होगा कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आप तब वहाँ से एनर्जी को ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। और इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा, फैक्ट है लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ है? लुधियाना में है। कहाँ है? लुधियाना। और ये कौन बनाया है? CSIR और आपका CMERI मिल के इसको बनाया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई सबसे बड़ा जो है लार्जेस्ट सोलर ट्री कहाँ है? पंजाब के लुधियाना में है। ठीक है, ये तो भाई फैक्चुअल हो गया। अब बोल देगा, आपसे पूछ देगा कि इसको डेवलप कौन किया है, तो डेवलप किया है आपका CSIR और CMERI। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला एयरपोर्ट, कोई ऐसा एयरपोर्ट भी होगा, देखिए करंट अफेयर से तो मैं बताता हूँ कि कोई ऐसा एयरपोर्ट भी होगा जो 100% सोलर एनर्जी से चल रही है, उसका नाम है कोची
कोची एयरपोर्ट। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट में है कि इंडियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है? इंडियाज़ फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट। तो देखिएगा इसमें ना सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कितना हम लोग के पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, कितना है? तो हम लोग के पास है टोटल, तो हम लोग का टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट कितना है? 7 है। 7 में कहाँ कहाँ है भाई? एक है आपका तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका कलक्का, कलकप्पम पक्कम भाई, कितना टफ नाम है, कलपक्कम। ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका? नरोरा कहाँ है? नरोरा है आपका यूपी में। उसके बाद आता है आपका कुंदेनकुलम, नाम ही से लग रहा है कहाँ का होगा भाई, तमिलनाडु से होगा। उसके बाद आता है काकरापार, ये कहाँ है? गुजरात। उसके बाद कितना? 1 2 3 4 5 6 छठा है आपका काइगा, ये कहाँ है आपका? कर्नाटक। सॉरी। उसके बाद आता है आपका रावत भाटा कहाँ है? अरे रावत साहब कहाँ के हैं? रावत साहब है आपका राजस्थान। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिजिनसली डेवलप न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट जो है, वो यूनिट कितना है? कौन सा? यूनिट 3rd है। और कौन सा है पावर प्लांट? काकरापार है। ठीक है, और इसमें क्या है? इसमें कौन सा यूज़ होता है? PSWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यूज़ होता है। उसके बाद जो है इसमें 700 मेगावाट का हम लोग का टारगेट है। उसके समझ गए? लेकिन उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग का, लेकिन एक और टारगेट क्या है कि 22,480 मेगावाट टारगेट कब है हम लोग का? 2031 तक। कितना तक है? 2031 तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा देखते हैं कि हाइड्रोजन मिशन क्या होता है। तो हाइड्रोजन मिशन में अभी आप लोग को बताऊँगा। हाइड्रोजन मिशन कुछ नहीं है भाई, मान के चलिए आप, जब हम लोग जो अभी पेट्रोल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो से तो भाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहाँ पर एनर्जी जनरेट हो जाती है। बट कार्बन से जो है ना, ये कार्बन क्या होता है? वो साइलेंसर के थ्रू निकल जाती है, जिससे हम लोग का इमिशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इस कार्बन को रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन से। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे? वाटर को इलेक्ट्रोलाइज़र के थ्रू इसके बॉन्ड्स को तोड़ेंगे, और जिससे हम लोग को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनका भी बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इतना ही है हाइड्रोजन मिशन में। ठीक है, अब भाई ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है? ये भी वही है, सेम मैं आपको जो बताया, ये सेम ही है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब देखते हैं हम लोग साइड प्रोग्राम। देखिए साइड प्रोग्राम भी जो है वो हाइड्रोजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन आपको मैं बताया ना कि कैसे करेगा, वाटर को कैसे तोड़ेगा? इलेक्ट्रोलाइज़र, एनालाइज़र नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइज़र। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइज़र एक ये है भाई इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन मिशन को हम लोग उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन को निकालेंगे, हाइड्रोजन को बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइज़र जो होता है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो इसी को बनवाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए साइड प्रोग्राम लेके आया, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और क्या है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेके आया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइज़र है एंड प्रोडक्शन ऑफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोलाइज़र को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के लिए साइड प्रोग्राम को लेके आए। ठीक है, एक चीज़ मैं भूल गया था। देखिए ये वहीं चले जाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मिनी सोलर ग्रिड जो है ना, इंडिया का इसमें रैंक है 3rd। पहला में क्या है? पहला में है आपका नाइजीरिया,
ठीक है। दूसरा में है आपका कंबोडिया, और थर्ड में है अपना प्यारा भारत। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, इंडिया का रैंक है वो थर्ड है। चलिए चलते। देखिए भाई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तब भी आप लोगों ने यहाँ तक अगर सुना है तो आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। तो फिर से मैं आप लोग को एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि अगर आप हमारे इसमें नहीं जुड़े हैं तो आइए आप जुड़िए टेस्ट सीरीज़ में। फ्री टेस्ट है, ठीक है। उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जाके टेलीग्राम में को ज्वाइन कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू फिल दिस फॉर्म। ठीक है, चलिए, थैंक यू।